फ्रेंड्स, नए वकला को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है जब वो इन चीफ रिकॉर्ड करवाने जाते हैं। इन चीफ रिकॉर्ड करवाने के लिए एक सिंपल फार्मूला है आपके पास। सिविल केसेस में जब आप इन चीफ रिकॉर्ड करवाएंगे तो आपके लिए आप या तो प्लेंटिफ साइड से हैं या डिफेंडेंट साइड से हैं। इन दोनों साइड से आप हो सकते हैं। आप अगर प्लेंटिफ साइड से हैं तो आपने अपना दावा पढ़ लेना है और दावा पढ़ के आपने अपने दावे को सवालिया सूरत में ले आएंगे आप। अब उसको एक ऐसा सवाल आप कर देंगे जिसमें आप अपने क्लाइंट को ये समझा देंगे। देखें, गवाह को तैयार करना क्या है। गवाह को तैयार करना आप क्योंकि इन चीफ के हवाले से ज़रूरी है, तो गवाह को तैयार करने से मुराद ये नहीं होता कि आप उसे कोई झूठा डिफेंस सिखाएं। गवाह को तैयार करने से मुराद होता है कि उसको यहाँ पे क्योंकि उसको बताएं कि उसने शहादत किस अंदाज से देनी है, उसने किस चीज़ को किस तरह पेश करना है। तो गवाह की तैयारी एक वकील के लिए लाजिम है कि वो अपने गवाह को प्रॉपरली जिस तरह कोर्ट में प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के तहत वो अपने गवाह को वो तैयार करके लेके जाए। अब गवाह की तैयारी ये होती है कि उसे बताएं कि आपने इस सवाल में आपका ये मौक़िफ़ है और आपके ये मुनासिब अल्फाज होने चाहिए। इन मुनासिब अल्फाज में आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। इन चीफ को तैयार करने में आप अपने जो दावा होता है या जवाब दावा उसको आप बनाते हैं सवालिया निशान में और वो अपने क्लाइंट से पुट करते हैं अपना सवाल। वो आपने वीडियो देख लेंगे तो जिसमें है कि इन चीफ में आप कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं कर सकते, जिसमें लीडिंग क्वेश्चन है कि ऐसा सवाल अपने क्लाइंट पे आप नहीं कर सकते जिसका उसमें जवाब मौजूद हो। आपने एक ऐसा सवाल करना है और उसका बताना है कि जब मैं ये सवाल आपसे करूंगा तो उसका आपने इस अंदाज से ये अपने दावे के या जवाब दावे के मुताबिक आपने या अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये आपने जवाब देना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे कहते हैं जी अच्छा ये बताएं जी प्लेंटिफ कौन है, इसमें प्लेंटिफ नंबर 1 कौन है, प्लेंटिफ नंबर 2 कौन है, या डिफेंडेंट नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर 2 कौन है। जब आप ये बताएंगे तो आप अपने क्लाइंट को पहले तैयार करेंगे। उसे बताएंगे जब मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछूंगा तो आपका ये इंट्रोडक्शन आपके दावे के मुताबिक है, आपने पैरा नंबर 1 में ये इंट्रोडक्शन लिया है। इस दौरान आप अगर समझते हैं कि आपका क्लाइंट कोई इंट्रोडक्शन देने में जो उसने दावे में लिखा है कोई बात भूल गया तो फिर आप उसे स्पेसिफिक क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप ये कोई आप मुलाजमत भी करते हैं, वो फिर बता देगा जी मैं फलां जगह जॉब करता हूँ। फिर आप उससे अचीवमेंट्स का अच्छा आपने कभी इम्तिहानात में कोई पोजीशन ली है, अब वो बता देगा जी ये पोजीशन ली है। इसी तरह मुख्तलिफ केसेस के हवाले से होता है। आपने वहाँ से उसे आप लीडिंग क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे जिसमें उसका जवाब इन चीफ रिकॉर्ड करवाते वक्त जिसमें उसका जवाब मौजूद हो। तो आपने उससे ऐसा सवाल करना है। ये इन चीफ करवाने के लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने क्लाइंट को बिठा के देखें। सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट को ये तैयार करना है कि उसके लिए कोर्ट फियर ख़त्म हो जाए। आप उसको इस इतने अच्छे अंदाज से लेके जाएं कि कोर्ट का फियर उसको जहन में ना रहे और वो कंफ्यूज ना हो। आपका जितना आपने अच्छी ड्राफ्टिंग की हुई है, याद रखें आपकी सारी ड्राफ्टिंग, आप एक वकील की सारी मेहनत अगर क्लाइंट या उसका गवाह जो होता है वो अगर अच्छी तरह से उसको एलेबोरेट नहीं कर सकते दावे जवाब दावे को या अपने मौक़िफ़ को, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो अपने क्लाइंट्स को अहमियत दिया करें। कोई भी केस है, मैंने देखा है आज तक मैं जितने केसेस में अपीयर हुआ हूँ, मैंने इन 17 सालों में वो जो बिलीव के कोई ऐसा विटनेस नहीं देखा जो प्रॉपर तैयार हो के आया हो, जिसको क्लाइंट ने बिठा के प्रॉपर तैयार किया हो। क्योंकि इतना टाइम हम नहीं देते और बाई चांस ऐसा होता है तो हम तो अपने क्लाइंट के साथ बड़ी मेहनत करते हैं कि उन्हें बिठाते हैं, बिठा के उनको उनका पूरा मौक़िफ़ बताते हैं कि आपने अपने दावे में आपका ये मौक़िफ़ है, इसके साथ ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इन चीफ रिकॉर्ड करवाते वक्त ये आपने सारा पैरा वाइज आपने करके आखिर में प्रेयर तक जो होती हैं। अच्छा अब आप कोर्ट से क्या चाहते हैं, कोर्ट से आपको क्या रिलीफ चाहिए, अब ये आप करेंगे। उसमें भी आप देखें कि अगर क्लाइंट आपका भूल गया कोई एक आधा रिलीफ क्लेम करना तो उस रिलीफ के मुतालिक भी स्पेसिफिकली आपने हिंट दे देना है क्लाइंट को ताकि वो उसमें तैयार हो जाए। इन चीफ के हवाले से एक बहुत अहम बात वो ये कि याद रखें, लॉ ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी कौंसिल की स्टेटमेंट में नहीं दिया जा सकता। तो इन चीफ करवाते वक्त आप करवाने से पहले आप अपनी लिस्ट बना लें डॉक्यूमेंट्स की, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के या लिस्ट ऑफ रिलायंस के मुताबिक वो बना लें। आप जैसे ही वो करेंगे
उसका उस टॉपिक पे आप आएंगे, फौरी तौर पे उसके साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आप एग्जिबिट करवा देंगे। एक तरीका ये है। इस तरह सबसे खूबसूरत तरीका यह है कि जो आपने कि आपका क्या मुआहिदा हुआ, किसके साथ मुआहिदा हुआ, वो मुआहिदा आपके पास मौजूद है, वो कहेगा जी, तो आप उसको बतौर एग्जिबिट फलां फलां करा। अच्छा, आप किस हैसियत से आए हैं, वो कहेगा जी मैं मुख्तार खास की हैसियत से आया हूँ। जब वो ये कहेगा तो आपके पास अटॉर्नी है, वो दे देगा जी मेरे पास अटॉर्नी है, और इस तरह आपको उसको एग्जिबिट करवा लेंगे। सबसे पहले एग्जीबिशन इस तरह होगी। लेकिन याद रखें, अगर आप कोई एग्जिबिट नहीं करवा सके इस तरह का, या आपको कंफ्यूजन है कि वो प्रॉपर नहीं हो सकेंगे, या कोई डॉक्यूमेंट स्किप हो गया, तो जब इन चीफ कंक्लूड करने से पहले या ख़त्म करने से पहले विटनेस की ही स्टेटमेंट में आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एग्जिबिट करवा देंगे। एग्जिबिट याद रखें सिर्फ वही डॉक्यूमेंट होगा जो प्राइमरी एविडेंस होगा, जो अटेस्टेड कॉपी होगी किसी डॉक्यूमेंट की या सर्टिफाइड कॉपी होगी, वो आप एग्जिबिट करवा सकेंगे, और वही डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होगा जो आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ रिलायंस में है। तो इसके लिए फिर कोशिश किया करें कि पहले प्रिपरेशन जो होती है ना गवाह को तैयार करना, उसमें यह भी शामिल है कि आप देखेंगे किन डॉक्यूमेंट्स पे ये रिलाई कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट की लीगल पोजीशन क्या है, क्या वो एग्जिबिट हो भी सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं हो सकते तो वो किस सूरत में एग्जिबिट होंगे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो आप प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके उसकी अटेस्टेड या सर्टिफाइड कॉपीज हासिल करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, इन चीफ कराना भी बहुत आसान है, सिर्फ उसमें हमें ये सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि जो दावे में बयान किया गया है, आपने जिस डॉक्यूमेंट को उसके मुताबिक उस पर रिलाई किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल में लगाए हुए हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप फाइल का हिस्सा बनाएंगे। तो सिविल केसेस में सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपना दावा देखें, उसके साथ दावे में जो पैरास में डॉक्यूमेंट मेंशन है और वो डॉक्यूमेंट लिस्ट में लगे हैं, उनको आप उस फाइल का हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरह आपका इन चीफ प्लेंटिफ साइड से हो जाएगा। इसके बाद डिफेंडेंट साइड आती है, तो आप अपना जवाब दावा देखेंगे। जवाब दावे में जो जो आपने डिफेंसेस लिए हुए हैं, जहां आपका डिनाइल है, जहां आपने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसको उसी तरह आपने 1 बाय 1 पहले स्टेटमेंट करानी है। जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है साथ लगा दें, अदरवाइज स्टेटमेंट कंक्लूड करने से पहले लगा दें। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी और स्टेटमेंट में आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया और आपके क्लाइंट पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, तो जब सेकंड अदरवाइज किसी और डेट पे या उसी डेट पे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो दोबारा जब हल्फ लिया जाता है, तो उस हल्फ लेने से पहले पहले आप उसके बयान को कंटिन्यूटी होगी उस बयान की, उसके बयान में आप डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करा दें। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, याद रखें, कोई डॉक्यूमेंट एज पर लॉ आपको टिकर में वो नजर आ जाएगी, मैंने साइटेशन कोड कर दी हुई है, वो साइटेशन आप देख लेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट जो किसी विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट में नहीं एग्जिबिट कराया, तो वो डॉक्यूमेंट कौंसिल अपनी स्टेटमेंट में एग्जिबिट नहीं करवा सकता। सिमिलरली कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑथर कोई और होता है, तो बाज़ केसेस में उन ऑथर को बुला के उन डॉक्यूमेंट को भी एग्जिबिट करवाया जा सकता है। तो ये देख लिया करें कौन सा डॉक्यूमेंट आप खुद एग्जिबिट करवा सकते हैं और कौन सा नहीं करवा सकते। इसलिए मेरी हम्बल सबमिशन होगी दोस्तों से कि हमारी मेहनत, हमारी ऑनेस्टी यही है, अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर हों और उसकी एविडेंस उस वक्त तक रिकॉर्ड ना कराएं जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, उस वक्त तक क्रॉस एग्जामिनेशन ना करें जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। अपने क्लाइंट को बुलाएं, आप देखते हैं कि हम अपने क्लाइंट को बुला के पूरी टीम के सामने पेश करते हैं, हमारी लीगल टीम, हमारे एसोसिएट्स उनसे सवालात करते हैं। इसी तरह आप भी बिठा के 1 बार 10 बार बुलाएं, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाएं एविडेंस ना कराएं, क्योंकि आपका सारा केस आपकी एविडेंस पे ही डिपेंड करेगा। तो एक वकील की ईमानदारी, एक वकील की मेहनत ये है कि वो प्रॉपरली अपने क्लाइंट पे मेहनत करे और उन्हें एज पर लॉ उन्हें तैयार करके फिर अदालत में भेजे। देखें, मैं पहले भी एक वीडियो में रिकॉर्ड करवा चुका हूं जिसमें है, देखें, ट्वीटिंग अ विटनेस अलग चीज है। वो ये होता है ट्वीटिंग अ विटनेस में ऑब्जेक्शन आएगा ना दूसरी साइड से, वो कहेंगे कि ये गलत है कि आपको ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीटिंग ऑफ विटनेस और प्रिपरेशन ऑफ विटनेस बिल्कुल अलग चीजें हैं। प्रिपरेशन ऑफ विटनेस ये है कि आप अपने किसी गवाह को बिठा के उसकी मिसल के मुताबिक, जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसके मुताबिक आप उसको तैयार करते हैं कि भाई आपने अपने दावे में ये चीजें लिखी हुई हैं, आपने इस सीक्वेंस से चलना है, आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं,
एज पर लॉ जो आपको परमिटेड है चीज़ें, वो कैसे एविडेंस देनी है। आपके बटन बंद होने चाहिए, आपके कॉलर का बटन बंद होना चाहिए, आपके कफ सीधे होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग मुनासिब होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें, आपके बाल सीधे होने, ये प्रिपरेशन ऑफ विटनेस है। ट्वीटिंग ऑफ विटनेस ये है कि जैसे वो कोई सवाल किया जाता है तो उसके कान में कोई बात की जाए या उसे हिंट दिया जाए ड्यूरिंग एविडेंस। इसलिए बाज वकला को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता और वो ये ऑब्जेक्शन लेते हैं कि आप ट्वीट कर रहे हैं। तो विटनेस को ट्वीटिंग ये होती है कि आप ड्यूरिंग एविडेंस, जब क्रॉस हो रही हो या वो इन चीफ रिकॉर्ड करवा रहा हो, तो दोनों सूरतों में आप उसको जवाब बता रहे हो, उसको ट्वीट कर रहे हो। जब ऐसा सूरत होगी तो तब उसे आप ट्वीटिंग ऑफ विटनेस कहेंगे। ये प्रिपरेशन ऑफ विटनेस नहीं होती। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये फर्क समझने की कोशिश करें और इसके मुताबिक आप भी विजिलेंट रहें कि जब वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, इन चीफ हो रहा है, तो उस वक्त करते हैं तो आप फौरी तौर पे इसको ऑब्जेक्शन रेज करें। और ऑब्जेक्शन रेज करके कोई ऐसा सवाल जो किसी कौंसल की तरफ से या किसी दीगर विटनेस की तरफ से उसके कान में डाला गया हो विटनेस को, उसको फाइल का हिस्सा नहीं बनने दें। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, ये कैंसिलेशन वाली कल लाजमी करवा ली।